नमस्कार दोस्तों, चाय पर चर्चा पर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त, सखा और मित्र और होस्ट जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। तो अब सीधी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं म्यूचुअल फंड की कुछ क्वेरीज, फिर उसके बाद में आएंगे किस पे, सब्जेक्ट पे आएंगे, और उसके बाद में आपको ये भी देंगे कि जुलाई के वीक में अभी आने वाले समय पर क्या क्या होने वाला है इस वीक में, आज उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओके, ये है श्याम सिंह जी। भाई साहब को नमस्कार। डी डॉलराइजेशन पर अपना व्यू और उसका मार्केट से रिलेशनशिप जरूर बताएं, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। श्याम सिंह जी, चलिए अब इस पर आज बात कर ही लेते हैं। वैसे मैंने इसको कोई खास इसकी वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अपना विचार आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीजें क्या होती है, देखिए दो ही चीजों में आज के टाइम पर ट्रेड संभव है, ठीक है ना। दो ही चीजों में लेन देन होता है। एक तो सबसे पहले पीली धातु में, मान लीजिए सोना, समझ गए होंगे आप, और दूसरी चीज डॉलर में लेन देन होता है। अमेरिकन डॉलर में कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपकी कि हर जगह पर सर्वमान्य हो, हर जगह पर सर्व जगह पर चलायमान हो। तो अमेरिकन डॉलर का दबदबा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और सोने का दबदबा तो आपका सदियों से है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब डी डॉलराइजेशन में मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए कभी भी डॉलर में लेन देन है, तो जब अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर नाराज होता है तो उसके ऊपर सबसे पहला प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध लगाता है तो जाहिर सी बात है, उसकी करेंसी है, तो सबसे पहला प्रतिबंध वो किस पे लगा देगा, अपना जो है अपना डॉलर पर ही लगा देगा। तो इसलिए चाइना और रशिया दो देश ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पर बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं कि भाई मेरी करेंसी में ट्रेड कर लो। जैसा कि अभी जो है, जो रशिया यूक्रेन का इशू हुआ था, जो उसमें यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका एक तरफ होकर के यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे, उस समय आपने देखा होगा कि रशिया के ऊपर अमेरिका ने काफी सारा प्रतिबंध लगा दिया। उसकी वजह से तेल का खेल हमारे यहां पर भी हुआ है, जो कि इंडियन रुपीज में और रशियन करेंसी में तेल का हिसाब किताब हुआ है। बट ये सबसे जरूरी यही है कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व का जो भंडार है, जैसे 1990 में आपने देखा था कि आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रह गया था, तब आपने क्या किया था, सोना आपका जो है गिरवी रखा गया था। बड़ा दुखद दिन था हमारे यहाँ का। उसके बाद से हमने कभी भी पीछे मुड़ करके हमारे देश ने नहीं देखा है। तो डी डॉलराइजेशन मींस क्या है कि कोई ना कोई ऐसी एक करेंसी करी जाए कि डॉलर में ट्रेड जो है ना, वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये है एक्चुअली डी डॉलराइजेशन का मोटिव, ठीक है। तो अभी उसके बाद में हम आगे बढ़ते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्वेरीज आज मैं सोच रहा हूँ सारे जब खत्म कर देते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आज खींचूंगा, ठीक है। ये हमने अपने अपने विचार अपने रख दिए हैं। सर जी, जैसा मैंने लमसम अमाउंट को लिक्विड, ओके ठीक है। इसकी दो जो रिप्लाई भी दिया है लोगों ने, देख लेता हूं। ओके, जो इन्होंने बोला था, सूर्य प्रताप सिंह जी ने बोला था कि हमने एसटीपी कर दिया, वैसे इस पर बन गया, वीडियो बन गया है। उसके बाद में मोहम्मद जो है सारिक जी बोल रहे हैं, नहीं सर अभी थोड़ा टाइम रुको, म्यूचुअल फंड एनएबी के प्राइस लो हो जाएगा, एसआईपी कंटिन्यू रखना। कौन सा लिक्विड फंड रहा है? 15 लिक्विड फंड है। ओके मोहम्मद शरीक जी, काफी अच्छी आपकी पकड़ है। ओके, मैं जिस दिन फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड फॉर एसटीपी, जिसमें एग्जिट लोड 1 वीक से ज्यादा ना हो। ये सूर्य प्रताप सिंह सर ने इसकी रिप्लाई भी कर दिया है। मोहम्मद सारिक सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि मार्केट में इन्वेस्ट ना करना। और इनका जो डिसीजन है, इनको भी 40 लाख का लमसम करना, 65,000 की इनकी एसआईपी जानी है, तो अभी इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इन्होंने 6 महीने का कॉल जो ले लिया है, इसमें जितने सिनरियोज आने होंगे वो सिनरियोज आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आऊंगा कि मार्केट का आज के टाइम पर पॉजिटिविटी क्या है और मार्केट की निगेटिविटी क्या है, लेकिन आपको हिंट दे दूं कि इस समय देखिए आने वाले समय में आपका बजट आ रहा है। एक तो ये इशू हो गया, इसमें थोड़ा बहुत जो होना होगा। अगला जो है इलेक्शन आ रहा है यूएस का। यूएस के इलेक्शन से आपको पता है कि ग्लोबली मार्केट इफेक्ट पड़ती है, तो वो भी अभी है। जून के क्वार्टर का रिजल्ट भी आ रहा है। अभी जो होना होगा इसी 6 महीने में ही डिसाइड हो जाएगा। तो द बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ग्लोबल रैली है, ना कि केवल इंडिया की रैली नहीं है। हम तो इलेक्शन को एंजॉय कर ही रहे हैं,
आप देखिए इलेक्शन के बाद में भी, रूलिंग पार्टी के हारने के बाद में भी यूके की मार्केट देखिए कितना सूट अप गई है। उसके बाद में आप देख लीजिए यूरोपियन मार्केट, फ्रांस की मार्केट इलेक्शन के बाद में कितना आगे गई है। अभी जो है उसके बाद में मैं आता हूं उन सारी चीजों पर। तो मोहम्मद जो है सारिक सर, देखो 6 महीने की एसटीपी है ना, अगर लमसम लेकर के आदमी इंतजार करेगा तो कब तक वो इंतजार करता रहे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मार्केट में पैसा लग जाएगा, कुछ गिरावट आएगा तो थोड़ा सा उसमें नुकसान दिखेगा। लेकिन अगर कहीं ग्लोबली सीक्वेंस ठीक रहा है और मार्केट अप हो गई, तो उस सिनेरियो में सोचिए कि मार्केट अगर मान लिया आपके 25,000 को इसने पार कर दिया, जो है निफ्टी ने पार कर दिया, 80,000 को पार कर दिया, तो सूर्य प्रताप सिंह जो है सर तो उसको इंतजार ही करते रह जाएंगे, मेरे को भाव सस्ता मिले, भाव सस्ता मिले। तो 6 महीने के सीपी का डिसीजन मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक लिया है, क्योंकि काफी सारे वीडियोज में मैं ये भी बताता हूं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम के लिए सोचना है, बट इतना भी नहीं सोचना है कि पैसा रखे रखे किसी मद में और खर्च हो जाए, विचार बदल जाए, क्योंकि इक्विटी एक अच्छा एसेट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। क्या मार्केट में गिरावट आने की संभावना है? पर रंधवा सर पूछ रहे हैं प्रमोटर्स होल्डिंग के डिक्रीज होने के विषय में जरूर प्रकाश डालें। ठीक है सर, डाल देता हूं। एंड सर नमस्कार, डिडॉलराइजेशन का मार्केट और म्यूचुअल फंड को क्या ओके, ये तो हमने बोल ही दिया। सर चाय नहीं दिख रही है रंधवा सर, चाय तो ठीक है, चाय जो है कभी कभी जो है थोड़ा सा होती ना, अपना गर्मी थी तो इस समय जूस जा थोड़ा सा पी रहे थे। सर नमस्कार, दिस वीक वाज वेरी नाइस, टोटल ग्रोथ 32,000। ये भी धनंजय सर है। धनंजय सर को मैं दो चीजों पर प्रकाश डालता हूं, मतलब अपने विचार व्यक्त करता हूं। देखिए धनंजय सर, प्रमोटर्स की होल्डिंग के दो रीजन होते हैं, तो इसको दोनों को हमें समझना पड़ेगा कि होल्डिंग उनकी डिक्रीज किस किस कंडीशंस में होती है। सबसे पहला क्या होता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो जाता है ना, तो जिनका पैसा ज्यादा हो जाता है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि यार उस सिनेरियो में क्या होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत थम जाए तो मैं प्रॉफिट से बच जाऊंगा। सबको पता है कि लेटर जो है मार्केट प्रॉफिट तो देनी है, लेकिन उस समय क्या होता है वो अपने प्रॉफिट को राइप कर लेते हैं, रिप कर लेते हैं। तो उसको प्राइस को रीप करना भी एक आर्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या मार्केट में लोग देखते ही रह जाते हैं और उसके बाद में प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। इसका फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझाने के लिए, जो क्रिप्टो के ट्रेड करते हैं ना, अगर वो टाइम टू टाइम प्रॉफिट ना बुक करें तो एक बार वो क्या होता है कपूर के जैसे उड़ता है, मतलब उसकी लॉ निकलती है, अगर जिसने आरती ले लिया और ले लिया। बट मार्केट में क्या है, ये रेगुलेटरी मार्केट है, रेगुलेट हो रही है, तो यहां पर उतना ज्यादा डर नहीं है। तो नंबर 1 रीजन है प्रमोटर्स का कि अपने प्रॉफिट को बुक करना वो लोग करते हैं। दूसरा रीजन है कि जब एफआईआईज का और डीआईआईज का गेम चलता है, आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीक में एफआईआई ने 7,900 करोड़ रुपए की बाई करी है फर्स्ट वीक में ही। तो अभी जो एफआईआई जब बाई करती हैं तो डीआईआई क्या करते हैं, उस समय अपने प्रॉफिट को रीप करती हैं कि ताकि आ जाओ यहां पर आप ले लो, और वो उसके बाद में करते हैं कि जब आप रुकोगे तब हम फिर खरीदेंगे, तो वो भी अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो यहां पर सर प्रमोटर्स की होल्डिंग का हमें दोनों सिनेरियोस पर ध्यान रखना है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा ये। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बुल रन में प्रॉफिट दिखता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन सर आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, जिस हिसाब से अगर मान ले 32,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, उसी हिसाब से जब मार्केट डाउन होती है ना, तो जब एक हैवी चंक होता है उसी हिसाब से गिरावट भी दिखती है, और उस समय हमने अपने आप को तैयार रखना है कि थोड़ा बहुत जितना हमारे इन्वेस्टमेंट को घाव लगा है तो थोड़ा बहुत हम उसको मरहम लगा सके, मीन्स थोड़ा थोड़ा उसके बाद में उसमें लमसम वगैरह कर सकें। इसीलिए काफी सारे स्टेप्स बताए जाते हैं कि इसको आप ऐसे ऐसे करके अलोकेट करें, ऐसे ऐसे, और एक बार जब आपका प्रॉफिट जितना आपका अमाउंट लगा हुआ मार्केट में उसका 25-30% जब आपको प्रॉफिट दिखने लगता है तो आदमी चौड़ा हो जाता है। चौड़ा कैसे हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है यार 20% गिरेगा नो प्रॉब्लम, 10% गिरेगा नो प्रॉब्लम, कौन सा मेरे अंतोगत्वा आदमी कैसे सोचता है। जैसे मान लिया मैं जो सोचता हूं, अरे यार ठीक है अपना वाला थोड़े गया है, प्रॉफिट वाला गया है, तो जैसे जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे 30% 40%, जब आपके कार्पस से ज्यादा आपका नुसरत प्रॉफिट दिखने लगेगा, तब वहां पर चौड़ आपको तब आएगी। ठीक है ना, चौड़ आपको तब आएगी, ये बात मान लीजिए। तो अभी ठीक है, अच्छी बात है, आपको दिख रहा है, बढ़िया है, बुल रन में आप हैं, बट हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन भी, सर मैं नंदवा सर एक बात बताऊं कि मानसिक सुकून यहाँ पर मार्केट में बहुत जरूरी है।
ठीक है ना, ये बात मेरी मान लीजिए, मानसिक सुकून यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो सो भाई उसको ये भी लेना है कि चलो ठीक है यार इतना हो गया है, फिर उसके बाद में देखें। अच्छी बात है, कम से कम आप उसको कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, बढ़िया है बात है नंदे सर। उसके बाद में मार्केट में गिरावट आने की संभावना पर ये है, रिलीजन ऑफ पीस सर ने क्या बोला है, इनका नाम नहीं है इसमें। भाई साहब HDFC नेक्स्ट यस बैंक बन जाएगा क्या? हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, जिस तरह से गिर रहा है कहीं निफ्टी 50 से बाहर ना हो जाए। नहीं सर, पहली बात तो क्या है कि देखिए, मैं कभी भी किसी को भी आज तक मैंने पर्टिकुलर एक शेयर में, कितना भी अच्छा शेयर हो, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, आज के टाइम पर देखिए 15-20 सालों से रिलायंस ने एक छत्र नंबर 1 का तमगा हासिल किया हुआ है। लेकिन आप टाटा से इनकार नहीं कर सकते। जितना चैरिटी, जितना लोगों का भाई साहब टाटा वाले करते हैं ना, जनहित का काम करते हैं, कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं टाटा को भी नहीं बोलता हूं कि ये साफ पर्टिकुलर टाटा का शेयर बाय करो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं यार मार्केट में गिराने वाले, सरवाइव करने वाले बहुत हैं, ठीक है, इन चीजों को मैं जानता हूं। तो इसलिए आप पर्टिकुलरली मतलब एक शेयर के बारे में तो ना करें तो अच्छा है। लेकिन HDFC के बारे में आपको बोलूं, ये प्राइवेटाइज बैंक का नंबर 1 लीडर है और 25% की भागीदारी हमारे निफ्टी में केवल रिलायंस का और HDFC का है। तो ऐसा नहीं है ADR वगैरह उनका डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से HDFC में थोड़ा सा हो रहा है, दोनों के मर्जर होने के बाद में, और उसका कुछ पेच है, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। HDFC इतनी जल्दी हिलने वाला बैंक नहीं है। यस बैंक की बहुत छोटी सी औकात थी और उसके बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा लोन वगैरह इधर उधर कर दिया था। बट HDFC जो है ना, वो उस टाइप का इसका सिंड्रो नहीं है। हाँ आएगी गिरावट, गिरावट क्यों आएगी भाई? जिन्होंने डाल रखा है, समय से पैसा डाल रखा है, वो अपना निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई सारे इश्यूज हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। HDFC कहीं नहीं भागे जाना। HDFC हाथी है, ठीक है ना, और हाथी ठीक है, थोड़ा बहुत आती है, जो लड़खड़ाहट आती है, बट कुछ भी नहीं है ऐसा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और अगर जरूरत पड़ी, वैसे मैं म्यूचुअल फंड का करता हूँ, नहीं तो HDFC पर मैं जो है एक वीडियो भी कर देता, बना देता। लेकिन वो क्या होगा, हमारे इन्वेस्टर्स का और हमारे व्यूअर्स का जो सॉरी हमारे जो है सब्सक्राइबर्स का और हमारे व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज उनको ये पता है कि मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं सोचता हूं, इसीलिए मैं हमेशा म्यूचुअल फंड की ही सलाह देता हूं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इस टाइप का कोई डर ही नहीं रहता। जब मार्केट गिरेगी तभी हमारे फंड में गिरावट होगी, मार्केट जाएगी तो म्यूचुअल फंड आपको बना करके देगा। और ये इतिहास रहा है कि म्यूचुअल फंड ने, जिसने होल्ड किया है, उसको पैसा कमा करके दिया है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, म्यूचुअल फंड में मेरा वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि लोग मार्केट से जो कुछ लोगों को ठग लिए थे, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और लोग प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। सो भाई मेरा मेन एम यही है कि कम से कम लोगों के डर को निकालना और उन्हें इस प्रकार से तैयार करना कि वो वोलेटिलिटी को समझ सकें, वो इसकी गिरावट को समझ सकें, वो प्रॉफिट लेने का तरीका समझ सकें कि कैसे म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट देता है, इस चीज को बताना। बाकी मेरा और कोई एम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। HDFC कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो मैं आपके सामने बोला HDFC के साथ पर्टिकुलर नहीं होगा। बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट HDFC बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है और बहुत ही अच्छी उनकी अपना सर्विसेस वगैरह है। और मैं उनके जो होते थे, क्या नाम है, चीफ होते थे, अभी रिटायर हो गए, पुरी साहब के भी बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे उनके इंटरव्यूज वगैरह को स्टडी किया हूँ, पढ़ा हूँ। तो बहुत बहुत तगड़ा बेस है, ठीक है। और उसके बाद में आज क्वेरीज को खत्म ही कर देता हूँ, क्योंकि आज है संडे। ये आप लोगों को मिल जाएगा रात में, कल मॉर्निंग में मिल जाएगा वीडियो, ये मिल जाएगा। और उसके बाद में ये सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं, जो हमने एक इनकी रिप्लाई दिया था उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीख रहा हूं आपके वीडियो से। सर थैंक यू आपको, मैं आपका आभारी हूं। एंड इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता हूं सर, कोई बात नहीं है, ये आपका हक है। ये तो एज एक टाइप का क्लास ही चल रही है, ठीक है ना। आई मस्ट से यू लव योर वर्क। हाँ सर, थोड़ा सा जरूर आप लोगों के लिए मेहनत तो जरूर करता हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि काफी मतलब जो है करना पड़ता है। अच्छा, आई एम योर NRI सब्सक्राइबर फ्रॉम नीदरलैंड। वाह गुड सर, चलिए सर, बहुत अच्छा। और आपने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं
उसके बाद में गुजरात बंधु सर है, ये बोले सरस नॉलेजेबल वीडियो है सर, थैंक यू। उसके बाद में हाँ सैनपाल दादा क्या बोले, सैनपाल दादा बजट के दिन मार्केट रैली देगी या गिरेगा उस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है दादा, जरूर करेंगे इस पर चर्चा, इसलिए इसको मैं वो नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी चलो सबको भी दिल से धन्यवाद दे देता हूं, दिल से धन्यवाद दे देता हूं, जिसका जिसका हो गया उनको दे देता हूं। उसके बाद में एक सजेशन आ रहा है गुजरात बंधु सर का, सर बड़े वाले वीडियो में भी इतना दूर कैमरा रखे। अरे सर मैं कोई कैमरा मैन थोड़े हूँ, टेढ़ा मेरा वीडियो होता है तो आप लोग देख लो, ठीक है ना। अभी कोई बात नहीं है, इतना अगर मेरे को जो बंधु सर वो करना होता, प्रमोट करना होता, मैं एक बार जो है 2-4 दोस्तों को बोल दो उसमें डाल दो, फेसबुक में डाल दो, उसमें डाल दो, अब तक जो है कितने सारे हो जाएंगे। नहीं, जो अपने आप जेन्युइन जो आएंगे व्यूअर आएंगे वही है। ठीक है, चल रही है दाल रोटी आराम से सर, परमात्मा ने उतना कर रखा है, डोंट वरी, थैंक यू। ओके ओके चलिए सर। अच्छा विजेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है देखता हूं। नमस्कार सर, नया इन्वेस्टर हूं, आपसे सीखने समझने की कोशिश कर रहा हूं। उम्र 50 साल है सर, मैं भी 49 साल का हूं, डोंट वरी, 49 साल का मैं भी हूं। 18 मार्च 1976 मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर, इसलिए अभी आप 50 साल का मत बोलिए, अभी आप 50 साल के बिल्कुल एकदम से जवान हैं। और यादों में मैं यादों की एक जो कहावत बोलना चाहूँ, जैसे मेरे जो यादव मित्र हैं उनका मैं भी मजाक उड़ाता हूँ, क्योंकि बेचारे होते हैं बड़े भोले हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, तो उनका मैं भी उड़ाता हूँ। साठा तब पाठा ऐसा माना जाता, तो अभी तो आप 10 साल के बाद में तब जाकर के फिर आप पाठा बनेंगे। ठीक है विजेंद्र सर, आगे देखता हूँ। पिछले महीने फ्लेक्सी कैप में 5000 की एसआईपी शुरू किया, बहुत बढ़िया सर। फ्लेक्सी कैप आपने 50 साल की उम्र लिया, बहुत अच्छा किया आपने। अभी 20,000 की एसआईपी करनी है, 10 साल का टाइम है, बहुत अच्छा। इमरजेंसी फंड वगैरह की दिक्कत नहीं है, हो सके तो 20,000 के लिए फंड का टाइप सजेस्ट करने का कष्ट करें सर। बिल्कुल, फंड का टाइप क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा आपको। 10,000 की है, 10,000 रुपया आप सर कोई लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। लार्ज एंड मिड कैप ये भी फ्लेक्सी कैप के जैसा ही आपको रिटर्न देगा। तो लार्ज कैप का आपको क्या होगा, सपोर्ट होगा, और मिड कैप का आपका रिस्क होगा, दो ये हो गए। उसके बाद में आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया, लार्ज एंड मिड कैप ले लिया, बाकी आप गेम खेल दीजिए अपने एज के परसेंटेज के हिसाब से। आपका कितना चला जाएगा, फिर आपका 50% आपका पैसा जाना चाहिए किसमें, आपका जैसे एज वाइज प्रॉफिट जो है हमने क्या बताया था, आपका 100 माइनस एज मतलब जो है 100 माइनस एज 50% आपका इक्विटी में जाना चाहिए, उसका 50% आपका किस में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। बाकी आप रिस्क ले लीजिए, कोई भी स्मॉल कैप उठा करके एक ले लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक आप मिड ले लीजिए, एक स्मॉल ले लीजिए। टोटल आपका एक फंड आपका चल रहा है, एक लार्ज एंड मिड ले लीजिए, दो हो गया। एक आप मिड कैप ले लीजिए, एक आप स्मॉल कैप ले लीजिए, और इसके अनुसार आप एलोकेट कर दीजिए। कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हम जो 50 साल को, मैं खुद अभी मतलब मेरे पास स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मैं अभी भी रिस्क ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। लार्ज एंड जो है मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, तो रिस्क लेने में बुराई नहीं, बट सही तरीके से रिस्क लिया जाए। ये नहीं कि सारा का सारा हमने 50 साल की उम्र में स्मॉल कैप में और मिड कैप में झोंक दिया है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। बाकी आपने द बेस्ट फ्लेक्सी कैप से आपने स्टार्टिंग करी है, द बेस्ट जो है लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए, थोड़े दिन और उसको करिए, फिर उसके बाद में एक स्मॉल कैप एक मिड कैप ले लीजिए। फंड के सिलेक्शन का तरीका हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको आप जो देख करके और उसके बाद में कर लीजिए। थैंक यू विजेंद्र सर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। अच्छा खासा अगर आप इस जो तरीके पर चलेंगे 10 साल में बढ़िया आप जो प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में ओके, बैटरी भी लो रही थोड़ा फोन की। बजट से पहले अनिल शर्मा जी क्या बोल रहे हैं भाई, बजट से पहले लोगों की जेब ढीली होगी, फोन के बिल भी बढ़ गए, बजट हमेशा की तरह आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए थैंक यू, और सिर्फ लॉलीपॉप होगा, कुछ नहीं होगा। शर्मा सर एक बात बताएं आपको, अरे यार इतने निगेटिव भी नहीं होना है कि बजट से कुछ नहीं। देखो बजट अगर नहीं बनेगा तो काम कैसे होगा। अब आप बताइए, राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित जी।
उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 100 रुपया अगर भेजते हैं ना, तो नीचे वो कार्य के क्रियान्वयन होने में 1 रुपया जाकर के लगता है, मतलब 99 पैसा इधर से उधर हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 5 ईयर 5 वर्षीय योजना बंद हो गई या हर साल का बजट आना बंद हो गया। अगर ऐसा हुआ होता तो देश इतना विकास के पथ पर कैसे गया होता? ऐसा नहीं है। हर सरकारों ने काम किया है, वो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, क्योंकि काम कौन करती? काम करती है मशीनरी आपकी, ठीक है ना। सरकारें योजनाएं लाती हैं, हर सरकार का अपना अपना विचार होता है। उसके बाद में देखिए, अब ये आधार कार्ड वगैरह जब से आ गया, तब से थोड़ा सा क्या हुआ कि अकाउंट में, एक तो जनधन का अकाउंट जो है हमारे इन पीएम साहब ने खोल दिया है। दूसरा, पिछली सरकार ने जो आधार कार्ड के एजेंडे को लगाया था, बायोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन का, उसको इन्होंने आगे बना दिया, एक जरिया बना दिया कि जहां पर भी आधार कार्ड है वहां पर तो अकाउंट, और आधार से क्या हो रहा है, काफी सारा पैसा आदमी के अकाउंट में जा रहा है। हाँ, अब ये कहीं पर झोल झाल जरूर होता है कि यस, ये सच्चाई है कि झोल झाल होता है, उसमें हमारे नेता भी इन्वॉल्व है। मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, ना मुझे किसी का इस चीज का डर है। आज के टाइम पर क्या होता है कि अकाउंट से ही पैसा ले लिया जाता, भाई इतना दे दे तब तेरा मैं करूंगा, तेरा मकान तब आएगा, तेरा ये क्या नाम है पेंशन तब आएगी, तेरी ये तब आएगी। तो अगले के अकाउंट से ही पहले ही पैसा लेकर के आदमी क्रेडिट कर लेता है। इस पर सरकार ने इस पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि अगला आदमी इस डर में हो जाता है कि भाई मैं नहीं दूंगा तो मेरे को मिलेगा नहीं, तो भैया ठीक है ले लो। इसी प्रकार से जॉब कार्ड का भी हो रहा है, मनरेगा के। तो ये सारी चीजें जमीनी हकीकत है। अभी मैं भी अपने गांव जाने वाला हूं, तकरीबन 1 महीना मैं रहूंगा, और 1 महीना 2 महीने का प्लान है, क्योंकि मेरी माता जी को थोड़ा सा चोट लग गई है। तो बीच वाले भाई साहब अभी पहुंचे हुए हैं, उनकी मतलब मिसेज भी पहुंची हुई है, जो है वकील साहब मास्टर साहब आ नहीं पा रहे हैं, उनका कुछ हुआ है। तो अभी हमें भी जाना है, और लौकी को भी लेकर के जाना है। तो अभी थोड़ा सा रिजर्वेशन का इशू आ रहा था। अब कल मैं गया था, तो उसका जो बात करके अब इसको जो ट्रेवल करने के लिए एक कूपा चाहिए, तो सोहाई मतलब जो है उसका कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि गाड़ी का मैंने बताया था, गाड़ी मैंने जो है बेच दिया, तो गाड़ी अभी जो लिया नहीं हूँ, क्योंकि अभी इस बजट के बाद में 2025 में लेने का वैसे जो विचार है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आ रही है। तो अभी जाकर के काफी सारी सिंड्रियो जो है 1.5-2 महीना जो वहां पर रहूंगा गांव में, तकरीबन मान करके चलो कि जो है गांव से ही अभी जो है काम वगैरह करूंगा। तो वकील साहब भी काफी सारा जो परेशान हो रहे हैं अकेले की वजह से, तो उनके साथ भी रहूंगा कुछ दिन। तो ये सारी चीजें हैं, और देखते हैं। लड़के भी दोनों अपनी अपने उस पे हैं, मतलब जो है पढ़ाई वगैरह पर मेरे से दूर है, अभी सबसे मिलते हैं और वो सब करते हैं। तो जो श्रीमती जी भी माता जी के पास जाने के लिए, इनके भी अपना पिताजी की तबीयत वगैरह खराब है, तो ये भी वहां पर जाना चाह रही। चलिए ठीक है, वो सब तो हो गया पर्सनल बातचीत। तो थोड़ा बहुत बता देना, आप लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, सो भाई वो भी बता देना जरूरी रहता है। चलिए, तो मतलब ये सारे इश्यूज हैं, तो जिनकी वजह से शर्मा जी, मतलब कुल मिलाकर के मैं इस पर बात कर रहा था कि यस, बजट बनना चाहिए। बजट का एलोकेशन, जो पैसा मद में जा रहा है, मशीनरी को अच्छे से काम करना चाहिए। बजट बुरा नहीं होता, क्योंकि सरकार जब बजट नहीं बनाएगी तो उस मद की तरफ पैसा कैसे जाएगा? हमने आपने जो टैक्स पे कर दिया है, वो टैक्स अगर जो है नहीं लगेगा तो कैसे? और दूसरी चीज क्या है, जब फिजिकल डिफिसिट को कम करना तो सरकार चाहेगी। अब रही बात टैक्सेशन का, देखते हैं इस बार थोड़ा सा सरकार को झटका तो लगा है, तो इसीलिए बजट का मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार करिए, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए शर्मा जी। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से सरकारें निकम्मी होती है, नहीं। आज इतने सालों में, 75-76 सालों में सरकारों ने काम किया है पंडित जी महाराज, ठीक है। तो और उसके बाद में करते हैं, वहां पर भी बैठने की फुर्सत नहीं होती है। जो आदमी मिनिस्टर बन जाता है उसको बैठने की फुर्सत नहीं होती, उसके अधिकारी उसको जगाए रहते, नेताजी करो, ठीक है ना। अधिकारी को उसके वो करते, तो ये एक सिस्टम से चलता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाए, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ जरूर, आम आदमी के लिए थोड़ा सा राहत तो मिलना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ, त्राई कर रहा है आदमी, वो त्राई इसीलिए कर रहा है, कोरोना में जो पैसा बटा था, पैसे बटने की वजह से, पैसा बटने की मीन्स की छपाई हो गई थी, हमारे यहाँ पर ही नहीं, सारे देशों ने किया। अमेरिका देखो उसी के लिए परेशान है। अब उसको सरकार क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो बढ़ा करके उसको भी सक कर रही है, अपने पास वो कर रही है। फिर अभी इलेक्शन हुआ है, तो इसमें देखिए जो ये पैसा आया है, जो आपके रिजर्व बैंक वगैरह ने बीच बीच में दिया है, अभी फिर दिया है, तो ये सारा पैसा जो है अभी मतलब उसमें जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब देखते हैं उसके बाद में सरकार क्या करते है। लेकिन एक बात आपको और बताओ, चलिए ठीक है, अभी सब्जेक्ट पर तो हमने बात ही नहीं किया, सबसे पहले तो सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं।
स्मॉल सेविंग्स में मैं आपको एक बात बता दूं कि खास करके जो इसमें अपना सीनियर सिटीजन है, जैसे मान लिया जो है 50 साल से अब हो गए, 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो, उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है कि यार मैं कहां पर वो करूं। देखिए सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पक्का इन्वेस्ट करिए, वो आपके लिए वरदान है। पीपीएफ जो लेना चाहते हो पीपीएफ ले लीजिए, क्योंकि वो टैक्सेशन से अब जो लोग ईएलएसएस वगैरह लेते हैं, मैं ठीक है ईएलएसएस ले लीजिए, उससे आपको इक्विटी का भी लाभ मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, लेकिन उसमें क्या है आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड, उसमें आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड है। बट स्मॉल सेविंग के लिहाज से आपका अगर देखा जाए 7.1% है इस, और ये लेकिन मैं एक बात बता दूं 7.1% ही मत देखिए, हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, सुकन्या जो है सुकन्या समृद्धि योजना, अगर 10 साल से नीचे आपकी बच्ची है तो बच्ची के नाम पर आप ले सकते हैं, और वो कुछ दिन का उसका जो लॉकिंग पीरियड है, और अच्छा खासा वो भी जो है आपको एक आपके इन हैंड पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से और भी पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं, ये स्कीमें हैं, आप लोग उसके बारे में स्टडी करें, नहीं होता तो कमेंट करें, जरूर आपको बताया जाएगा। वहां पर स्मॉल सेविंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी इजी लिक्विडिटी बनी रहती है, फिक्स्ड आपका इनकम होता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वो आपकी महंगाई को, कम से कम महंगाई से लड़ने की ताकत तो आपको दे देते हैं, बस इतना फायदा होता है। बाकी आप ये बोलिए कि जीडीपी के लिहाज से आपके पैसे का ग्रोथ होगा तो आपको इक्विटी में ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने हाथ को बिल्कुल खाली कर दें, क्योंकि इक्विटी क्या होती है, वोलेटाइल होती है, और उस समय जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो यस आपके पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मेरे पास अगर मेरा इमरजेंसी फंड था, माताजी को थोड़ी सी अपना दिक्कत आई थी तो वकील साहब ने बच्चों का फीस वगैरह दिया था, उसके बाद में किया था तुरंत हमने, उसके बाद में जैसे एक दूसरे से बात किया, टक 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 हो गया। तो पैसे का होना बहुत जरूरी होता है। इमरजेंसी फंड इसीलिए होता है कि जैसे ही कोई छोटी सी आती है तो आपके निवेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और उस समय आपके पास लिक्विडिटी इजिली अवेलेबल होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन उस समय जब अगर आप प्रेशर में आ गए तो आपका काम बाधित हो जाएगा, आपका निवेश बाधित हो जाएगा। इसलिए मैं इसकी सलाह जरूर देता हूं, जो खास करके जो है 50 साल 60 साल 65 साल के हैं, उनको थोड़ा सा अपने हाथ में पैसा ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार बड़ा हो जाता है, उनकी जिम्मेदारियां काफी सारी बढ़ जाती हैं, और उनके ऊपर उम्मीदें लोगों की हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये मेरी सलाह है। बाकी आने वाले समय के इवेंट्स को बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके बाद में इसको क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं। 9 जुलाई को यूके के जीडीपी का आंकड़ा आना है। 9 जुलाई को ही जो है अमेरिका के जेरोम पॉल जी ज्वाइंट इकोनॉमिक स्टेटमेंट देंगे, उससे काफी कुछ क्लियर होगा। और एक बात बता दूं यार, जो है वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करूं, इसका तो मेरे को याद ही नहीं है। उसका क्या होगा कि इस बार अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं करी है तो समझ लो अब होगी भी नहीं, क्योंकि उनका फिर सितंबर के बाद से इलेक्शन का उनका माहौल शुरू हो जाएगा, फिर वो नहीं करवा पाएंगे, ये मान लीजिएगा। और उसके बाद में चाइना का जून तिमाही का आंकड़ा आने वाला, वो भी 9 तारीख को ही आएगा, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। उसका भी फर्क है भाई, चाइना आज की डेट में वो भी हमारे जैसे अगर इंडिया का होता है तो उनका भी, उनकी मार्केट की तरफ लोगों की आ जाती है। 12 जून को हमारा सीपीआई महंगाई का आंकड़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो आने वाला है, जरूर इसका ध्यान रखिएगा। और 12 जून को यूएस में जून क्वार्टर का कंज्यूमर का सेंटीमेंट आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आएंगी, ठीक है ना। और उसके बाद में कई जो कंपनियों के आ रहे हैं, जो है अपना रिजल्ट भी आ रहे हैं। अब पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी आपको देखो हमने उस पर हो गई थी डिस्कस, 7,900 करोड़ जुलाई तिमाही में FIIs की बाइंग, वो पॉजिटिविटी है। अगर ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो समझिए कि हमारे पास फॉरेक्स का डायरेक्ट आना और मार्केट में पैसा लगना मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। वहीं पर ही नेगेटिव सेंटीमेंट की बात करूं तो नेगेटिव सेंटीमेंट क्या है हमारा, ये अपना क्रूड ऑयल के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अगर क्रूड ऑयल में थोड़ी भी हलचल होती है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर पक्का असर पड़ता है, ये आप लोग जानते हैं। और बस ये सारी चीजें हैं। फिर बाकी मिलते हैं कल किसी और सेशन में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना दोस्तों, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।